हेलो। हम आगे गृह विज्ञान के 19वें चैप्टर पर मैं और मेरा परिवार। इसमें हम परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या भूमिका रखता है और हम हमारे परिवार के सारे सदस्यों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। परिवार क्या है? परिवार दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह है जो शादी के रिश्ते से, खून के रिश्ते से या फिर गोद लेने पर इनमें से किसी एक जोड़ से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा परिवार मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों के परिवार छोटे होते हैं, कुछ लोगों के परिवार बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक घर में यदि केवल एक विवाहित दंपति और उनके बच्चे रह रहे हैं तो उसे विस्तारित परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार। अगर एक घर में 3 अलग अलग पीढ़ियां रह रही है, जैसे एक विवाहित दंपति, उनके शादीशुदा बच्चे और फिर उनके बच्चे, या फिर एक विवाहित दंपति के भाई बहन और उनके बच्चे, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। एक परिवार के कई कार्य होते हैं, जैसे कि हमें वो हर किसी भी खतरे की स्थिति से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मेरा कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं सबसे पहले किसी ऐसे को कॉल करूंगी जो मेरे परिवार का सदस्य है। वो हमें वित्तीयता यानी कि पैसों से जुड़ी हुई सुरक्षा और भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। मनोरंजन देता है क्योंकि हम सबके साथ रह सकते हैं, खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एक परिवार में ही हम हमारे सांस्कृतिक मूल्य सीखते हैं। एक परिवार के कारण ही हमें शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं मिलती है। अब इस चैप्टर का अगला भाग है परिवार का जीवन चक्र। परिवार का जीवन चक्र ये है कि पहले हम युवा होते हैं, उसके बाद हो सकता है हमारी शादी हो जाए, शादी होने के बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं, ये भी एक संभावना है, और फिर उसके बाद हम वापस बूढ़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे युवा हो जाते हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं। ये जो चक्र है ये चलते ही रहता है। इस चक्र को समझना इसलिए जरूरी है ताकि यदि हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं वो इन चक्रों के कारण आ सकते हैं, और यदि हमें इनके बारे में ज्ञान है तो हम इनके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। यदि हमारे परिवार का कोई दूसरा सदस्य इस बदलाव से गुजर रहा है तो हम उन्हें भी सहायता कर सकते हैं। परिवार के जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं: पारंपरिक अवस्था, विस्तार की अवस्था और संकुचन की अवस्था। पहला है प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक मतलब शुरुआत। परिवार चक्र की शुरुआत हम युग अवस्था से करते हैं। युग अवस्था में जो व्यक्ति है वो अभी कई रूप में स्वतंत्र हो गया है। वो वित्तीय रूप में यानी कि पैसों से जुड़े हुए रूप में स्वतंत्र हो गया है, या फिर वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से स्वतंत्र है, यानी कि वो अपना ध्यान खुद रख सकता है या रख सकती है। वो चाहे तो अभी अपने परिवार से कहीं दूर जाके भी स्वतंत्र होके खुद अकेले भी रह सकते हैं। इस समय में हो सकता है बहुत सारे तनाव आए क्योंकि आप पहली बार घर से दूर रह रहे हैं या पहली बार अपना सारा काम खुद संभाल रहे हैं। इसके अलावा एक मुख्य चीज जो इस स्तर में हो सकती है वो है विवाह। विवाह का निर्णय एक बहुत ही जरूरी निर्णय है। हो सकता है जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेहंदी लगाने की वक्त ऐसा लगता था कि मुझे भी वो दुल्हन वाली बड़ी मेहंदी लगानी है, और मैं सिर्फ वो मेहंदी लगाने के लिए शादी करने के लिए तैयार थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं समझती हूँ कि विवाह बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आता है, और विवाह करने का, शादी करने का निश्चय हमें तभी लेना चाहिए जब हम इन सारी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। जैसे कि हमें देखना चाहिए कि हम वित्तीय रूप से, पैसों के रूप से इन जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं कि नहीं। हमारे पास स्वास्थ्य संरक्षण है क्या, हमारी स्वास्थ्य जैसे कि गर्भदान के लिए, यौन संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के बारे में हमें जानकारी है या नहीं। इन सारी चीजों को लेकर हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार है या नहीं। कई जगहों पे शादी माता पिता के चुने हुए इंसान से होती है, चुने हुए पति या पत्नी से होती है। कई जगहों पे लोग अपना पति या पत्नी खुद होकर चुनते हैं। दोनों में हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि पति और पत्नी एक दूसरे को जानते हैं, होने वाले पति और पत्नी एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। उन्होंने सोच के रखा है कि वो अपनी जो जिम्मेदारियां है वो कैसे बांटेंगे, और दोनों इस निर्णय के लिए, इस जीवन के बदलाव के लिए हर रूप से तैयार है। दूसरा है विस्तार स्तर। इस स्तर में हो सकता है कि पति पत्नी निश्चित करें कि उन्हें अभी एक बच्चा चाहिए।
याद रहिए, बच्चा एक निर्णय होना चाहिए और बहुत सारे नियोजन के बाद ही हमें ये निर्णय लेना चाहिए। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक बच्चा पैदा करने के पहले पति और पत्नी दोनों को देखना चाहिए कि वो शारीरिक, मानसिक, वित्तीय हर रूप से इसके लिए तैयार है या नहीं। तीसरा और आखिरी स्तर है संकोचन स्तर। ये स्तर तब शुरू होता है जब हमारा आखिरी बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए या घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाए या स्वतंत्र हो जाए। इस स्तर में हो सकता है कि व्यक्ति सेवानिवृत्ति ले ले, यानी कि रिटायरमेंट ले ले। अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और उनके पास अपने जीवन में से बहुत सारी बचत है या उनको पेंशन मिलता है, तो उन पर कोई वित्तीय बोझ, पैसों के बारे में कोई बोझ नहीं रहेगा और वो ये समय आराम से बिता सकते हैं। पर यदि अगर उनके पास ये सुविधा नहीं है तो उन्हें बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है कि उनके बच्चे उनका ध्यान रखें। याद रखिए, ये तीनों चरण आपके परिवार के आकार के चरण है, परिवार चक्र के चरण है। हो सकता है कि आपके जीवन में और कोई दूसरे बदलाव आएंगे जो उतने ही ज़रूरी है, जो आपके काम को लेकर या आपके व्यक्तिगत विकास को लेकर होंगे, पर उनमें आपके परिवार के आकार में कुछ फर्क नहीं आ रहा है, इसलिए वो इस चरण में नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इन चरणों से ना गुजरे। अब इस चैप्टर के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि अलग अलग आयु के जो हमारे घर के सदस्य हैं, हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनकी देखभाल करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले है वो है गर्भवती महिला और शिशु, इनके देखभाल के बारे में हमें बताया गया है, जो हमने पहले ही पिछले चैप्टर में बहुत ही विस्तार में कर लिया है। उसके अलावा एक और भाग है जो है किशोर अवस्था के बच्चों की देखभाल के बारे में, जो हम अगले चैप्टर में बहुत विस्तार में करेंगे। तो मैं इन तीनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगी, पर मैंने फिर भी कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए जो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ छोटे बच्चों की देखभाल पर। एक छोटे बच्चे का विकास दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है वंशागुत यानी हेरिडेटरी, ऐसी चीजें, ऐसे गुण जो उनको सीधे अपने माता पिता से जन्म के दौरान मिल जाते हैं। दूसरा है वातावरण। अब एक वातावरण दो बातों पे निर्भर करता है। पहला है प्रारंभिक प्रेरणा, यानी कि शुरू में पहले कुछ सालों में मिलने वाली प्रेरणा, जो बहुत जरूरी है। इसलिए हमें छोटे बच्चों को जितना हो सके बाहर लेकर जाना चाहिए, ताकि वो अलग अलग चीजें देख सके, वो बहुत सारी आवाजें सुन सके। इन चीजों को देखकर और ये आवाजें सुनकर ही वो भाषा सीखते हैं और बहुत सारे शब्द सीखते हैं, दुनिया के बारे में सीखते हैं। दूसरा है खेलना भी एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। वो खेल कर ही इस दुनिया के बारे में अलग अलग बातें सीखते हैं, इस दुनिया में रहना सीखते हैं। खेलते समय हम अक्सर अपने बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लाते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो खिलौने हम अपने बच्चों के लिए ला रहे हैं वो किफ़ायती हो, उन पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। किफ़ायती हो, आकर्षक हो, मजबूत हो और वो सुरक्षित हो। सुरक्षित यानी उनमें कोई तेज नुकीले धार नहीं होने चाहिए, या फिर वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए जिनको बच्चे गलती से निगल ले। बच्चों को घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह खेलने का मौका मिलना चाहिए। घर के बाहर खेलने से उनका शारीरिक विकास तो बढ़ता ही है, पर उन्हें दोस्त बनाने का मौका मिलता है और टीम बिल्डिंग सीखने मिलता है। बच्चों में अनुशासन लाने के लिए माता पिता कई तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, और ये तरीके मुख्य तौर पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निरंकुश अनुशासन विधि। ऐसे में यदि बच्चा निर्दोषों का पालन नहीं कर रहा है या अपमान कर रहा है, तो उन्हें दंड देने पर ज्यादा बल दिया जाता है। ऐसे में होता यह है कि बच्चे का जो स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, वो बहुत कम हो जाता है। उन्हें बार बार चिंता रहती है सामाजिक तुलना की, यानी कि मेरे माता पिता मुझे दूसरे बच्चों से तुलना करेंगे, मुझे उनसे कंपेयर करेंगे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है, वो कोई भी कार्य जल्दी शुरू करने में हिचकिचाते हैं। हो सकता है बड़े होने पर उनमें विद्रोह की भावना आने लगे। दूसरा है अनुज्ञात्मक अनुशासन विधि। इसमें मानो ऐसा होता है जैसे माता पिता को फर्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो बिल्कुल भी बच्चों की गतिविधियों में शामिल नहीं होते। इसमें भी वापस बच्चों में बहुत ही आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। उनकी सामाजिक कौशल, उन्हें पता नहीं होता कि समाज में कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं, ये सब बातों में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तीसरा है लोकतांत्रिक अनुशासन विधि। इसमें बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है। वो चाहे तो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं
किंतु माता पिता के नियंत्रण के अंदर। ऐसे में माता पिता और बच्चे के बीच में हमेशा बातचीत होती है, दोनों अपने तर्क खुल के बता सकते हैं। माता पिता बच्चों के प्रति स्नेह रखते हैं पर उन्हें अपने निर्णय खुद लेने देते हैं। ऐसे में अक्सर बच्चों का विकास स्वस्थ होता है, वो समाज में आसानी से दोस्त बना पाते हैं और उनका आत्मविश्वास भी ज्यादा रहता है। ये सब था छोटे बच्चों की देखभाल। अब हम आगे बढ़ते और देखते स्कूल जाने वाले बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो माता पिता का जो भूमिका है वो बदल जाती है। पहले माता पिता को हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चा खा रहा है या नहीं, वो उसे कपड़े बदलने आते हैं या नहीं, उसे हर जगह छोड़ो, लेकर आओ। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो थोड़ा स्वतंत्र होने लगा है, अब वो ये सारे काम खुद से कर सकता है, किंतु उससे पढ़ाई में दूसरों की सहायता की जरूरत लगने लगती है। तो यहाँ पे माता पिता की भूमिका होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई में किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान करे और वो ये इस बात का ध्यान रखे कि उनके जीवन में पढ़ाई में, खेलकूद में, अन्य गतिविधियों में एक संतुलन है। आखिरी हिस्सा है बुजुर्गों की देखभाल के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की। ये सेवानिवृत्ति का समय होता है, हो सकता है कि वो इस समय मनोरंजन पे, आराम पे, इन सब बातों पे ध्यान दे, पर यदि उनके पास वित्तीय प्लानिंग नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्हें बहुत सारे अपने बच्चों से, अपने परिवार से सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। बुजुर्ग लोगों को अक्सर वो बूढ़े होने लगे हैं तो अभी उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा है, हो सकता है उन्हें बीमारियां होने लगी है। इन सब बातों के लिए भी उन्हें अक्सर जरूरत होती है कि कोई उनका ध्यान रखे, कोई उनकी सेवा करे। अभी अगला हिस्सा है पारिवारिक संबंध पर। इसमें किताब में बहुत विस्तार में बताया गया है कि आप आपके परिवार के सारे संबंधों को अच्छे से बनाए कैसे रख सकते हैं। इसके कई तरीके हैं जो स्वाभाविक है, जैसे कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से बांटना चाहिए, हमें हो सके तो एक दूसरे की मदद करते रहने चाहिए, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, उन्हें आराम मिल रहा है कि नहीं, उन पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, उन पे कितना बोझ है। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदना की भावना रखनी चाहिए और घर में संचार यानी कि कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। हर किसी को अपने मन की बात खुल के बोलने की आजादी होनी चाहिए। अगला भाग है जीवन के मूल्यों के बारे में। मैं इस भाग में से सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि एक जीवन का मूल्य होता है भेदभाव ना रखना, समानता रखना। अक्सर ये मूल्य हम पहले घर में सीखते हैं और फिर बाहर। तो यदि हमारे घर में मानो एक पुरुष और महिला में भेदभाव ना हो और सारी जिम्मेदारियां उनमें अच्छे से बटी हो, दोनों घर की जिम्मेदारियां आधी आधी ले रहे हो, तो हम कहेंगे कि घर में भेदभाव नहीं था। अगर दोनों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है तो भेदभाव नहीं है। यही मूल्य हम घर में सीखते हैं और बाहर जाकर भी अपनाते हैं। ऐसी आपकी किताब में कई मूल्यों के बारे में बात की गई है, आप उन्हें भी एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। एक बार ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ ले। ये ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बस काफी लंबा है, तो इसे एक या दो जितनी बार आप पढ़ लेंगे उतनी बार आपको अपने आप ही इसके सारे जवाब याद हो जाएंगे। आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।